नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोकतंत्र में रहते हैं, इंडिया लोकतंत्र है और हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वागत भी करते हैं। हमारे यहाँ चुनाव होता है, जो जीतता है वो सरकार बनाता है, जो हारता है वो विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करता है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोकतंत्र आज भी सेना की बैसाखियों पर टिका है। जी हाँ, हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेना का कहीं कोई रोल नहीं है और पाकिस्तान में ठीक उलट है। कहने को लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का उसमें अहम रोल है उस व्यवस्था को चलाने में। इसका सबूत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की डगमगाती हुई कुर्सी है। गो नियाजी गो का नारा पाकिस्तान में आजकल जमकर लग रहा है, विपक्ष की हर रैली में सुनाई दे रहा है, लेकिन लगता है कि इसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान की सेना ने लिखी है। अब इमरान खान नियाजी के पास अपनी कुर्सी बचाने या गंवाने के लिए सिर्फ 6 दिन बचे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान ने पंजाब में अपने चहेते मुख्यमंत्री बुज़दार को हटा दिया है और उनकी जगह अपने सहयोगी PMLQ के परवेज इलाही को मुख्यमंत्री का पद देकर समझौता करने की कोशिश भी की है। अपने लोगों के पोस्ट वो दूसरे दलों को बेच रहे हैं, जिससे अपने लिए सत्ता के चंद और दिन खरीद सके। पाकिस्तान में जोड़ तोड़ इन दिनों पूरे सियासी शबाब पर है। मेरा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और वो ये कि अपनों की कुर्बानी देकर क्या इमरान खान कुर्सी बचा पाएंगे, बचा लेंगे? हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब हमको दीजिए। अगर आपको लगता है हाँ तो A को दबाइए, A को प्रेस करिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो B पर क्लिक करिए। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको जरूर दिखाएंगे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले तो कनाडा के टोरंटो से पाकिस्तानी मूल के निर्वासित लेखक और पत्रकार तारिक फतेह साहब है। फतेह साहब, स्वागत है आपका। इमरान खान की पार्टी PTI के नेता अब्दुल समद याकूब इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे सहयोगी जो इस्लामाबाद से ABP न्यूज के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ताज़ा अपडेट सबसे पहले आपको ABP न्यूज के जरिए मिल रहा है, वो कर रहे हैं मेरे सहयोगी हमारे खबरनवीस संवाददाता हमजा अमीर। आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं चर्चा करूं, जानूं कि इमरान खान का भविष्य क्या है, सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, या इमरान खान इस्तीफा देंगे, क्या है उनकी किस्मत में। उसके पहले यह जानना जरूरी है कि आपने आखिरी ओवर के इस सियासी खेल में वो जीत का छक्का इन 6 दिनों में लगा पाएंगे, या क्लीन बोल्ड होंगे, या रन आउट या कैच या LBW होकर पवेलियन लौटने को मजबूर होंगे। ये सब जानने के लिए आइए देखते हैं इस्लामाबाद से मेरे सहयोगी हमजा अमीर की एक खास रिपोर्ट। इमरान खान वर्सेस विपक्ष के बीच चल रहे मैच का लास्ट ओवर शुरू हो गया है। लास्ट ओवर मतलब 6 दिन और इमरान खान के सामने टारगेट है 172 का। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की रिक्वेस्ट जमा करा दी गई है और वो एक्सेप्ट कर ली गई है। इस रिक्वेस्ट को जमा कराने वाले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और नवाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टी PMLN के नायब सदर शहबाज शरीफ हैं। इस मोशन के डॉक्यूमेंट के ऊपर एटलीस्ट 161 यानी कि 161 MNAs के दस्तखत मौजूद हैं। अब 31 मार्च शाम 4 बजे इस मोशन के ऊपर नेशनल असेंबली में बहस होगी। इस मोशन की वोटिंग के लिए कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन लिए जा सकते। यानी अब सिर्फ 6 दिन में इमरान के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। नेशनल असेंबली का गणित क्या है ये हम आपको आगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बाहर जो सियासत चल रही है उसे समझ लीजिए। ये सियासत है ट्रम्प कार्ड की। ये ट्रम्प कार्ड है इमरान की सरकार के सहयोगी दल, जो अब इमरान को आंखें दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान अपनों का ही सिर कलम कर रहे हैं। सरकार बचाने के लिए पहली कुर्बानी पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार की हुई। इमरान खान की साथी पार्टी PMLQ के नेशनल असेंबली में 5 MNA हैं और ये कुछ दिनों से बागी तेवर दिखाती इस पार्टी को मनाने के लिए इमरान खान ने अपने
चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्तीफा लेके उसके लिए चीफ मिनिस्टरशिप के लिए परवेज़ इलाही, जो कि PMLQ के लीडर हैं, उनको नॉमिनेट किया है। उस्मान बुज़दार इमरान खान के बहुत करीबी माने जाते हैं। बुज़दार के इस्तीफे के बावजूद भी इमरान की मुश्किलें कम नहीं हो रही। इमरान सरकार में PMLQ के कोटे से मंत्री तारिक बशीर चीमा ने इस्तीफा दे दिया है और विपक्ष का समर्थन करने का फैसला किया है। बलूचिस्तान की जमहूरी वतन पार्टी के मंत्री शाहजान बुख्ती भी इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में बुज़दार की कुर्बानी इमरान के कितने काम आएगी, ये भी बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल सदस्य हैं 342 और बहुमत का आंकड़ा है 172 का। इमरान की पार्टी के 155 सांसद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q के 5 सांसद हैं, जिसमें से सिर्फ 4 ही इमरान का समर्थन कर रहे हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 सांसद हैं, जो अभी इमरान के साथ हैं। अवामी मुस्लिम लीग पाकिस्तान का 1 सांसद है, यानी कुल मिलाकर ये संख्या 163 होती है, यानी बहुमत से 9 वोट दूर। निर्दलीय 2 सांसद अब तक इमरान का साथ देते रहे हैं, लेकिन उसमें से 1 सांसद अब विपक्ष के खेमे में चला गया है। अब तक मुत्ताहिदा कौमी आंदोलन पाकिस्तान यानी MQMP के 7 सांसद भी इमरान का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति अब तक तय नहीं है। अगर ये सदस्य भी इमरान का साथ दें तो ये संख्या 171 तक पहुंचती है। इमरान खान के लिए 172 वोट इकट्ठे करना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी के साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं। अभी तक BAP, BNP, जमहूरी वतन पार्टी, असलम बोतानी और PMLQ के तारिक बशीर चीमा इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं। गिरती हुकूमत को देख के छोटी पार्टियां भी अपने मोर्चे बदल के मुखालिफ मोर्चों में जा सकती हैं। इसीलिए इमरान खान बार बार साजिश का जिक्र कर रहे हैं। इमरान बुरी तरह फंस गए हैं। वो ट्रम्प कार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन असल ट्रम्प कार्ड तो उनकी जेब से छिटक चुका है, जिसके सहारे 4 साल से उनकी सरकार चल रही थी। वो ट्रम्प कार्ड है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान से संवाददाता हमजा अमीर की रिपोर्ट। तो आपने मेरे सहयोगी हमजा अमीर की ये रिपोर्ट में देखा कि कैसे इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह खुद भी मार दिए जाने का अंदेशा जता रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके पास एक चिट्ठी है जिसको वो समय आने पर खोलेंगे और जिसमें उनकी जान की खतरे की बात की गई है। पहले आपको ये समझाते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दरअसल हुआ क्या था, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और करिश्माई नेताओं में माने जाते हैं। उन्होंने जनरल जियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया तो ये सोचा था कि जनरल हक हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे, उनके यस मैन बनकर रहेंगे। लेकिन जनरल जियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को भुट्टो का तख्ता पलट किया और वहां पर यानी पाकिस्तान में फौजी शासन लागू कर दिया। जियाउल हक इतने पर नहीं रुके, बल्कि नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी की हत्या का मुकदमा जुल्फिकार अली भुट्टो पर चलाया गया, मर्डर का मुकदमा। और इस मामले में भुट्टो को पाकिस्तान की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। दुनिया के कई देशों ने जनरल जियाउल हक से भुट्टो को बख्श देने की गुहार लगाई थी, लेकिन जनरल हक नहीं माने। फांसी की सजा का ऐलान हुआ तो भुट्टो ने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का निश्चय किया था, इसीलिए अमेरिका की शह पर उन्हें मारा जा रहा है। आज इमरान खान बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं जैसा कि भुट्टो किया करते थे। उन्होंने भी यानी इमरान खान ने भी कहा है कि अमेरिका ऐसा हाथी है, न कभी भूलता है न माफ करता है। तो क्या भुट्टो और अमेरिका के बहाने इमरान खान भी अपनी सेना पर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और शायद इसीलिए पाकिस्तानी सेना की भूमिका पाकिस्तान में घट रहे इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करता हूं तमाम मेहमानों से। सबसे पहले हमजा अमीर हमारे साथ हैं, समद यासूब हमारे साथ हैं और तारिक फतेह। फतेह साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या इमरान खान की कुर्सी इसीलिए डगमगाई हुई है कि पाकिस्तानी फौज ने अपना हाथ उनके सर से हटाना तय कर लिया है? ये जरूरी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला इनकॉम्पिटेंस ऑफ गवर्नेंस का है कि एक शख्स आता है, वो
बात कर रहा है कि 100 दिन में ये कर देगा, मदीना की रियासत बना देगा। आजकल तो एक और इस्लामिक स्लोगन लेके चल रहा है। और ज़मीन के ऊपर आप देखिए कि इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट ये हो गई कि आपके पास रेवेन्यू कम है और जस्ट टू रन द कंट्री यू आर बेगिंग अराउंड, कभी चीन से, कभी अमेरिका से, कभी IMF से आप पैसे लेके चला रहे हैं। तो ये पान की दुकान भी अगर किसी ने चलाई हो तो उसे पता होगा कि ये कुछ अर्से 1 से उधार ले सकते हैं, 2 से ले सकते हैं, पूरा कंट्री उधार पे नहीं चलता है। उसके बाद ऐसे लोगों को जिनको वो साथ लेके आए उनको निकालना पड़ा, किसी को कादियानी होने पे निकालना पड़ा, किसी का कोई और अगर से हुआ, और फिर कंसेंसस नहीं पैदा की और गवर्नेंस का जो तरीका है वो नहीं हुआ। तो इनके तो अपने कई मेंबर जो हैं वो इनको वोट देने से इनकार कर रहे हैं इस वक्त। यानी अब तो नंबर्स की गेम हो गई ना, कि जिसके पास एक सर्टेन अमाउंट होगा खत्म हो गई। ये पुरानी बातें हो गई। जो मौका था इनके पास, गुडविल थी इमरान खान के पास, लोग पसंद करते थे। ये सिर्फ फौज के बैक पे नहीं आए हैं, मुझे पता है कि ही वाज फेयरली पॉपुलर, लेकिन वो कर नहीं सके कुछ, क्योंकि जिंदगी में और कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। कोई 9 to 5 जॉब नहीं की है किसी ने। ये दूसरे पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर्स का ये हाल रहा है कि उन्होंने कभी दफ्तर ही नहीं किया। कोई ये नहीं हुआ कि रिक्शा लेके या बस लेके या अपनी गाड़ी में दफ्तर गया हो, काम किया हो, वापस आया हो, कुछ पता हो मैनेजमेंट का। नहीं, वो खानदान में पैदा हुए इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब ये चंद्रगुप्ता मौर्य का जमाना नहीं है कि बेटा बनेगा या औरंगजेब का बेटा ये करेगा। ये हम उसी जहन पे हैं कि फैमिली ओरिएंटेड। आप सब देखिए, ऑल ऑफ देम आर फैमिली ओरिएंटेड बिजनेसेस। जो पॉलिटिकल पार्टी है, ऑपोजिशन पाकिस्तान की आ भी जाए तो पाकिस्तानियों बेचारों का मसला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये एक फेडरेशन है जिसके अंदर पंजाब डोमिनेट करता, और पंजाब अपने आप से ना अपनी जमीन से कोई प्यार करता है, ना अपने कल्चर से, कुछ नहीं। दे वांट टू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बांग्लादेश में कितने मिलियन आदमी मारने के बाद भी किसी पंजाब के इंटेलेक्चुअल को या पॉलिटिशियन को नहीं पता चला कि ये जो स्लोगन था कि हम जात बदल देंगे बंगालियों की, ये नहीं हो सकता। जेनोसाइड किया इन्होंने। ये आजकल बलूचिस्तान में बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, एयरफोर्स यूज कर रहे हैं, पूरा चीन को बेच दिया इन्होंने सूबा, और समझ रहे हैं कि वहां के लोग चुप रहेंगे। या सिंध के वो इंडस रिवर ड्राई हो गया। पॉपुलैरिटी के स्केल पर इमरान खान कमजोर पड़े हैं और इसीलिए उनके साथी जो है उनको छोड़ के जा रहे हैं। नंबर्स उनके कम हो गए हैं, उनका गिरना, उनकी हुकूमत का गिरना लगभग तय है। तो है ही है। जी समद साहब, मैं चाहूंगा आप समझाएं इसको कि अब्दुल समद, क्या इमरान खान बचेंगे? 4 दिन है आपके पास, 31 से लेके 3 तारीख, कुल मिला के 6 दिन। देखें बचने ना बचने का फैसला तो जाहिर बात है फ्लोर ऑफ द हाउस वोटिंग के जरिए हो जाएगा। लेकिन तारिक साहब की बात से सहमत होते हुए भी थोड़ा सा इख्तलाफ है कि ठीक है कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं वो ज़्यादातर कोई पर्ची के जरिए चेयरमैन बना, बिलावल भुट्टो और फिर मरियम नवाज का क्राइटेरिया ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। लेकिन इस सब के बावजूद क्या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए कोई ये क्राइटेरिया तो नहीं है कि किसी ने ऑफिस जाना है या किसी ने कोई सर्टन एक किस्म की जॉब करनी है। जाहिर है उसने अपना मुद्दा अपने आप को अवाम में लेके जाना है। अवाम अगर उसको पसंद करती है, वोट देती है, तो फिर वो इलेक्ट हो जाएगा, और जब वो इलेक्ट होके आता है तो उसके मैंडेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब अगर डिलीवर कर सका है या नहीं कर सका, वो उसका फैसला भी जो है वो अवाम ने अगले इलेक्शन में करना है। वो तारिक साहब की राय से तो नहीं हो सकता कि तारिक साहब को अगर नहीं पसंद तो वो इलेक्शन जो है वो उनको निकाल दिया जाए या उनको वो कर दिया जाए। तारिक साहब की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि वो अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाए और इमरान खान निकल जाए, लेकिन हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। रही बात ये देखें, ये प्योर समझ साहब क्योंकि हम पाकिस्तानी फौज की बात कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज इस वक्त कहां खड़ी हुई है। साफ समझ में आ रहा है कि फौज भी चाह रही है कि इमरान साहब चले जाएं। जो कुछ हुआ फैज़ हमीद के साथ, जो इमरान खान के करीबी थे, जब वो अफगानिस्तान गए, तालिबान वाला जो पूरा इंसिडेंट है वो किसी से छुपा नहीं है। कैसे उनकी कुर्सी चली गई,
कैसे बाजवा साहब ने अपने पसंद के व्यक्ति नदीम अंजुम को जिम्मेदारी दे दी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि फौज चाह रही है कि इमरान जाएं, गो नियाजी गो, बस ये नारा लगाना बाकी रह गया बाजवा साहब। अच्छा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपकी बात को मान लिया जाए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि फौज चाह रही है कि इमरान खान अब चले जाएं, और जैसे कि आपको यकीन है कि सारा जो हमारा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, जो असर रसूख है वो फौज का है, तो फिर ये हालात बदलते हैं ना। काफ लीग को अगर प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी कहा जाता है तो वो उनकी मीटिंग्स ना हो रही होती, फिर जरदारी साहब की आज स्टेटमेंट ना होती कि उन्होंने देर कर दी, कि वो सुबह तक तो हमारे साथ थे, कल सुबह तक, और आज जो है वो उधर जाके बैठ गए, फिर तो बड़ा सूरत हाल बड़ी कम्प्लेक्स ना होती, बड़ी क्लियर होती कि अगर मान लिया जाए, आपकी बात मान ली जाए, तो फिर सारी पार्टीज जो अलाइड पार्टीज है, MQM है, वो सारी एक तरफ खड़ी हो जाती और मोशन जो है वो आज ही पेश हो जाती और हम घर चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हम तो घर जा चुके थे। इस फॉर्मूले को अगर ले लिया जाए तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पे कोई फौज का जो रोल है, जिस तरीके से आप इफेक्टिव रोल देख रहे हैं, वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में है। तारिक फतेह साहब काउंटर देना चाहेंगे समद साहब का? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स की गेम है। ये फौज कुछ करे या ना करे, हमारे सामने पता है कि कितने लोगों ने नो कॉन्फिडेंस वोट दिया। ये भी हमें पता है कि स्पीकर ने कैसे पहले अटेम्प्ट को हटा दिया गया, यानी स्पीकर एक्चुअली बिकेम शोड हिज सर्विट्यूड टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी उसका एक न्यूट्रल पार्ट नहीं रहा, वो गवर्नमेंट के एक एक्सटेंशन बन गए। तो वंस यू हैव कि पार्लियामेंट के अंदर भी स्पीकर भी प्राइम मिनिस्टर के वो अथॉरिटी से बोले, तो आपकी पार्लियामेंट्री न्यूट्रलिटी जो है वो भी क्वेश्चन में आती। पहले पोस्टपोन हुआ, उसके बाद अब फिर नंबर्स की गेम आई। तो ये पूरी एफर्ट लगाने के बाद में भी, चाहे फौज हो ना हो, ये स्पेकुलेशन की बात है। बात सारी ये है कि इस वक्त मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस साइड पे हैं। ये सबको पता है कि पीपल्स पार्टी, ये आपके प्राइम मिनिस्टर की जो PTI है, इनमें से काफी, जिसे आप बागी MP कहें या नाराज कहें, दे आर विद दी पीपल हु हैव साइंड द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी अगर उसको थ्वॉट करना था, रिजाइन कर सकते थे, अपनी पार्टी के किसी और आदमी को रख सकते थे। देयर वर मेनी वेज आउट, बट आई थिंक वो मैच्योरिटी हम में नहीं है कि हम देख लें कि आ टाइम इज ओवर। हमजा को लेके आता हूं। हमजा ग्राउंड पे हैं। हमजा, क्या लग रहा है, बच रही है गद्दी या नहीं बच रही है? हॉर्स ट्रेडिंग, अभी तक तो एलिगेशन लग रहे थे रूलिंग साइड से कि ऑपोजिशन कर रहा है, लोगों को पैसे बांट रहा है। इस शो में बैठ के कई लोगों ने कहा, क्या अब उल्टा हो गया है? क्या रूलिंग साइड भी अब अपने लोगों को मैनेज कर रही है बीते 24 आवर्स में या 48 आवर्स में? देखिए, ये मैनेजमेंट ही चल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही हो, चाहे वो अपोजिशन कर रही हो। दिस इज द मैन्यूवरिंग पॉलिटिकल जो चल रही है, और जिसको जो बेनिफिट उससे मिल सक रहा है, जितना वो रेलेवेंट बनता जा रहा है, उतना ही उसको अपना फायदा नजर आ रहा है। जैसे कि MKM पाकिस्तान ने अभी कहा हुआ है कि हम 24 आवर्स में, 24 घंटे में अपनी पोजीशन तय करेंगे। उसके अलावा वो जो 14 लोग जो PTI के उनको छोड़ के चले गए, उनका भी अभी कोई अता पता नहीं है कि वो क्या पोजीशन लेने के ऊपर आएंगे या आ रहे हैं। तो नंबर गेम बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये ओवरऑल एक दोनों तरफ से मैनिपुलेशंस है। एक तरफ ऑपोजिशन ऑब्वियसली उनको कोई करंटली कुछ नहीं दे सकती। जैसे आप देखिए, PMLQ को उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप दे दी। MKM को इस गवर्नमेंट ने अपने साथ अलायंस लाने से पहले ये वादा किया था कि उनको 2 मिनिस्ट्रीज देंगे, अब शायद वो उनको दूसरी मिनिस्ट्री भी दे देंगे। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग इस पूरे खेल में। हमजा, पाकिस्तान आर्मी का खड़ी है, कोई दूसरे को उस तरफ, क्या पाकिस्तान आर्मी का कोई रोल नहीं है? और गवर्नमेंट चाह रही है कि
देखिए, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है उसमें फौज या एस्टैब्लिशमेंट का रोल ना हो, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये ऑपोजिशन जो इमरान खान ने 3 साल देखी है, इससे शायद कमजोर ऑपोजिशन कभी भी किसी ने नहीं देखी थी, क्योंकि इमरान खान ने इनको बिल्कुल ही ब्रश असाइड करके रखा थ्रू आउट। ना इनसे बात की, ना इनसे बजट पे बहस करवाई, और जब भी हुआ हंगामा ही हुआ पार्लियामेंट में, और इनको ऑर्डिनेंसेस के जरिए, वो मिनी बजट्स के जरिए इनको हैंडल करते रहे, ब्रश असाइड करते रहे। उन्होंने कहा मैं बात तक नहीं करना चाहता इनसे। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ऑपोजिशन को इतना कॉन्फिडेंस आ गया, जो आज भी है। आज भी बिलावल कह रहे थे कि हम प्लस में हैं, हम 172 की रीच नहीं देख रहे, हम तो उससे ऊपर जा चुके हैं हमारी सपोर्ट। तो ये जो सपोर्ट अब उनका कॉन्फिडेंस में आई है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगर ऑपोजिशन के साथ नहीं भी है, कम से कम इमरान खान के ऊपर से वो हाथ हटा चुकी है। बिल्कुल, यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। मेरे पूरी जो हमारे आप हमजा के जरिए रिपोर्ट्स मिल रही है, जो हमारे और लोग रिपोर्ट्स दे रहे हैं, वो भी यही इशारा कर रहे हैं। तारिक साहब, इमरान खान साहब ने जो तकरीर की बीते संडे को, उन्होंने एक कागज़ दिखाया और कहा कि जान से मारने की कोशिश की जा रही है, वक्त आने पे दिखाऊंगा। इससे हमदर्दी मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी? सर, ये जादूगर पना पाकिस्तान में इतना हो चुका है। भुट्टो साहब फॉर एग्जांपल, उनकी तो सारी सियासत अयूब खान से हटके ये थी कि मैं ताशकंद डिक्लेरेशन का अंदर से सारा सीक्रेट बताऊंगा, और पूरा वेस्ट पाकिस्तान जो एरिया था, ऊपर से नीचे लोग बैठे हुए हैं कि 65 की जंग में पाकिस्तान के साथ क्या कंस्पिरेसी हुई, वो भुट्टो साहब बताएंगे। अयूब खान ने क्या किया ताशकंद में, और शास्त्री साहब कैसे एक शख्स ने पूरी अपनी 10 साल डिक्टेटरशिप की सपोर्ट को टर्न कर दिया, एंड पीपल स्पेशली इन पंजाब एंड सिंध, दे वोटेड फॉर हिम। बलोचिस्तान और फ्रंटियर में नहीं उनके इलेक्ट हुई ना, बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में तो उनको एक सीट भी नहीं मिली, बट he was able to fool the main core of what is Pakistan, जो पंजाब है और सिंध है। लोग आ गए, जिए भुट्टो, सदा जिए। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई वो भुट्टो तो अयूब खान को लेके आया था 1958 में, डैडी कहता था जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान को। People have forgotten all of that. पाकिस्तान में बड़ी शॉर्ट मेमोरीज हैं। आप किसी से पूछिए कि पहला गवर्नर जनरल था, people don't know। तो इमरान भी यही कर रहे हैं, में जिसको दफनाया, इमरान भी हवा खड़ा कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, फौज से खतरा है। सर, तो और क्या करें सर? ये हमारे यहाँ तो हम मुसलमानों के साथ एक ये है कि हर कोई अली बनना चाहता है और दूसरे को यजीद शो करता है कि मुझे देखो मारो, देखो मुझे मारने वाले। भैया, नहीं कोई मार रहा है तुम्हें, तुम्हारी genuinely तुम elect हुए, you were incompetent। हमजा ने हाथ उठाया। तारिक साहब, country with the permission, हमजा want to say something। हमजा, please add। जी। yes। सुमित, मैं इस मामले के ऊपर एक चीज बता दूं कि अगर ये उनकी अटेम्प्ट है सिंपैथी गेन करने की, तो शायद इंतहाई भोंडी अटेम्प्ट है, क्योंकि अगर ये चीज गलत निकली कि इमरान खान ने, देखिए, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ये शायद ही कभी ऐसा हिस्ट्री में हुआ हो कि किसी ने लिख के कहा है कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो तुम्हारे लिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होगी और तुम्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हम निकाल बाहर फेंकेंगे। ये किसी ने लिख के भेजा है, किसी और कंट्री ने लिख के भेजा है। दिस इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से कम्युनिकेशन मुल्क नहीं करते। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की थ्रेट आना और उसका पब्लिक गैदरिंग के अंदर वो खत लहराना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर दिस इज ट्रू, हाथ कंगन को आरसी क्या मेरे सामने है, पूछ लेता हूँ अब्दुल समद साहब, आप तो उनकी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। समद साहब, क्या है भाई वो चिट्ठी में, क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों छुपा के रखा हुआ है, क्या चाहते हैं इमरान साहब? देखें, पहली बात तो ये कि मैं हमजा अमीर को बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि बड़ी बैलेंस्ड ये अपना तजिया और रिपोर्टिंग ये करते हैं, इस पर कोई शक नहीं है। और इनकी जो बात है वो बिल्कुल, ये बात तो मेरिट के ऊपर है कि जब आप एक पब्लिक के सामने अगर एक किसी चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं
तो यहाँ पे इस तरह से नहीं हुआ करता। लेकिन क्योंकि कोई थ्रेट, मैं ये नहीं कह रहा किसी मुल्क की तरफ से अगर आया कोई थ्रेट या किसी की तरफ से थ्रेट है, मैंने कल भी ये बात जरूर कही है कि जब प्राइम मिनिस्टर या अगर मैं स्टेज पे खड़े होकर ये बात कहता कि मेरे प्राइम मिनिस्टर को कोई थ्रेट है तो शायद मैं ये कोई ब्लॉक खेल रहा होता, ठीक है। लेकिन अब अगर जब आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे नीचे है, सारा कुछ हमारे नीचे है, तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आने वाले वक्त में इसको इन्वेस्टिगेट भी करें और इसको पब्लिक भी करें। अगर पब्लिक नहीं करते, अभी ये बात हुई है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के उसको जस्टिस को देंगे, लेकिन चीज़ों को थोड़े और तरीके से हमें लेना चाहिए था। ये इस तरीके से स्टेज पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है वो तो अगर थ्रेट है तो क्रेडिबल होगा अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, लेकिन ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जानी चाहिए। ये बात जरूर आगे आनी चाहिए। इसको आगे बढ़ाइए। आप स्पोक्स पर्सन होकर, लीडर होकर उनकी पार्टी के बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इमरान खान के साथ पूरी पार्टी पीछे खड़ी हो, ऐसा भी दिखाई नहीं देता है। मेरे पास वक्त की कमी है। शुक्रिया तीनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और अब बात उस मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया को 34 दिनों से बहुत टेंशन में डाल रखा है। मैं बात कर रहा हूं रूस यूक्रेन महायुद्ध की, जिसकी वजह से दुनिया में खलबली मची है। रूस के खिलाफ अमेरिका प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, लेकिन सीधे सैन्य कार्रवाई से बच रहा है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे मुल्क पुतिन को लगातार धमका रहे हैं, समझा रहे हैं, पुचकार रहे हैं, लेकिन पुतिन है कि नहीं मान रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रही कि रूस से मुकाबला वो कर सके। संयुक्त राष्ट्र भी एक तरीके से कठपुतली बनकर 34 दिनों से यह तमाशा देख रहा है। कुल मिलाकर रूस के सामने किसी की नहीं चल रही। ऐसे में अब सबकी नजरें हिंदुस्तान पर आकर टिकी हैं। हिंदुस्तान ही युद्ध रोककर शांति की बहाली में मददगार साबित हो सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि रूस के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आ रहे हैं। ऐसे में जबकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया रूस से दूरी बना रही है। रूस के विदेश मंत्री, जो कि पुतिन के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में कैसे दिल्ली के कूटनीतिक रास्तों से कीव में युद्ध विराम की कोशिशें हो रही हैं, इसी पर देखिए मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय और नीरज राजपूत की ये खास रिपोर्ट। मिसाइलों के ये हमले रुक सकते हैं, टैंकों का ये विध्वंस टाला जा सकता है, सैनिकों की ऐसी शहादत को रोका जा सकता है। गलियों में टैंकों की चहलकदमी को थामा जा सकता है। इन नम आंखों को फिर से खुशियां दी जा सकती हैं। जी हां, यह सब मुमकिन है। बीते 34 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जो भीषण युद्ध चल रहा है, उसे अब भी एक देश रोक सकता है, और वो देश है भारत। ये काम कैसे करने की कोशिश हो रही है वो हम आपको बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जल्द ही भारत आने वाले हैं। युद्ध के दौरान ये रूस की ओर से भारत की सबसे बड़ी यात्रा होगी। 30 और 31 मार्च को चीन में अफगानिस्तान मामले पर होने वाली बैठक के बाद रूसी विदेश मंत्री भारत आएंगे। युद्ध के माहौल में जब रूस किसी की बात तक नहीं सुन रहा, ऐसे में वो विदेश मंत्री के रूप में अपना दूत भारत क्यों भेज रहा है, इसके गंभीर मायने समझने के लिए आपको बीते कुछ दिनों में भारत आ चुके या आने वाले बड़े नेताओं पर नजर डालनी होगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जल्द भारत के दौरे पर आ रहे हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इस यात्रा के ठीक बाद इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट भी भारत आएंगे। बेनेट पहले 2 अप्रैल को भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उनकी यात्रा की तारीख आगे बढ़ गई है। लेकिन उससे पहले यूक्रेन को NLAW जैसे एंटी टैंक हथियार मुहैया कराने वाले ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रूस 31 मार्च को दिल्ली आ रही हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी और जापानी पीएम फुमियो किशिदा हाल ही में भारत यात्रा से लौटे हैं। मतलब ये कि जो विवाद मॉस्को से लेकर पोलैंड और बेलारूस की बैठकों तक में नहीं सुलझ सका, अब उसे दिल्ली के कूटनीतिक रास्तों के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को संघर्ष विराम के लिए तैयार करने के लिए कई देश भारत से गुजारिश कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत भी अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को साफ कर चुका है कि रूस के साथ बातचीत का गलियारा खुला होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और रूस पर प्रतिबंध लगते रहे तो रूस चीन के करीब जा सकता है। यूके की फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन सेक्रेटरी बोलते हैं लिज ट्रूस आने वाली हैं, फिर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ आने वाले हैं और अभी चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे। तो वो बायलैटरल रिलेशंस थे। भारत ने अपना पोजीशन बिल्कुल क्लियर किया है कि भारत पीस डायलॉग डिप्लोमेसी चाहता है और यही बात वो लावरोव जी से भी कहा जाएगा। बीते एक महीने के दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से 2 बार बात की है। भारत के लिए रूस टेस्टेड और ट्रस्टेड टीम पार्टनर भी है, इसीलिए दुनिया मानकर चल रही है कि अगर भारत बीच बचाव करता है तो मामला सुलझ सकता है। दुनिया ये समझती है कि भारत शांति के साथ खड़ा है, भारत सॉवरेनिटी के साथ खड़ा है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ खड़ा है। हमें थोड़ा और प्रोएक्टिवली इस बारे में बात करनी चाहिए, जैसे सारे दुनिया के लीडर्स चाहते हैं और देख भी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पुतिन से अब तक सैकड़ों बार युद्ध रोकने की अपील कर चुका है। पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए उसने तमाम देशों को लामबंद भी किया, फिर भी नतीजा नहीं निकला, तो आखिर में उसकी उम्मीद भी भारत पर आ टिकी है। भारत एक गुट निरपेक्ष देश रहा है जिसने युद्ध को कभी बढ़ावा नहीं दिया। नेहरू से लेकर अब तक पीएम कोई भी रहा, गुट निरपेक्षता पर भारत की नीति और नीयत नहीं बदली। इसीलिए दुनिया को भरोसा है कि भारत ही वो मुल्क है जो बिना भेदभाव दुनिया पर मंडरा रहे तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को टाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि बदली है और उसके लिए दुनिया का भरोसा बढ़ा है। दुनिया ये जानती है कि भारत शक्तिशाली होने के बावजूद संवाद को बढ़ावा देता है। इसीलिए यूएन जैसी पंचायत में भी जब रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान का रास्ता नहीं निकला तो दुनिया के कई देश भारत से मदद का आग्रह करते नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ दिल्ली से युद्ध रोकने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली से 4500 किलोमीटर दूर इस्तांबुल में भी यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडल के बीच आज एक बेहद अहम बैठक हुई है। बैठक के बाद दोनों देशों में विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाते हुए पहली बार दिखाई दिए हैं। इस कड़ी में ही कीव से रूस अपनी सेना पीछे करने को तैयार दिखा है। देखिए मॉस्को से मेरे सहयोगी नीरज राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और ये बताती है कि कैसे अब पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात की भी खबरें आने लगी हैं। एक तरफ तबाही मचाते हथियार, तो एक तरफ शांति समझौते की कोशिश। लेकिन 34 दिनों बाद भी विवाद अनसुलझा। युद्ध की आग में यूक्रेन को और ना जलना पड़े, इसलिए इस बार बातचीत की मेज तुर्की के इस्तांबुल में सजाई गई थी, जिसकी मध्यस्थता खुद तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान कर रहे थे। बातचीत शुरू हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने 3 घंटे तक सिर खपाया, लेकिन अब भी सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस ने यूक्रेन को भरोसा दिया है कि वो कीव और चेर्नोहिव से अपनी सेना कम करेगा। हालांकि सीज फायर के मुद्दे पर अब भी दोनों देश किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों पक्षों ने बैठक को सकारात्मक बताया और 2 हफ्तों के भीतर फिर मिलने पर राजी हुए। मतलब ये कि युद्ध के बादल जल्दी ही यूक्रेन के आसमान से छटने वाले हैं। टर्की में हुई इस मीटिंग में एक बड़ी बात यह भी निकल कर आई कि रूस ने साफ कर दिया है कि जिस दिन रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौते को हरी झंडी मिल जाती है, उसी दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच में मीटिंग भी हो सकती है। इसके मायने ये हैं कि अगले 2 हफ्ते में रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौते का ऐलान हो सकता है। रूस के एक तरफा ऐलाने जंग का मुकाबला यूक्रेन डट कर करता आ रहा है, लेकिन रूसी हमले में यूक्रेन बुरी तरह टूट-फूट और बिखर चुका है और रूस फिर से अपनी ताकत का नाजायज फायदा न उठाए, इसलिए यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी है। दुनिया के 8 देशों से गारंटर बनने का आह्वान किया, जिसमें इजराइल,
पोलैंड, कनाडा और तुर्की को खास तौर पर शामिल रहने का आग्रह किया है। जानकार मानते हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की मांग का रूस विरोध नहीं करेगा, इसलिए समझौता बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि रूस के व्यापारियों को भी युद्ध बहुत महंगा पड़ रहा है। तो उम्मीद करनी चाहिए ये जो छोटी छोटी कोशिशें जो बड़ा रूप ले रही हैं, इसका सकारात्मक नतीजा निकले और भारत शुरू से ये कोशिश करता रहा, गांधी और बुद्ध का देश भारत की शांति से ही किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। कोई कितना भी लड़े, लेकिन बातचीत की टेबल पर उसको आना ही पड़ता है समझौते के लिए। यही बात पुतिन और ज़ेलेंस्की की होनी चाहिए और भारत भी उसमें अपना हिस्सेदारी, अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करने की कोशिश कर रहा है। वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे आज के सवाल पर आप लोगों का फाइनल जवाब क्या है। सवाल पाकिस्तान का है, इमरान खान का है, लेकिन जवाब ब्रेक के उस पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।